हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन देखे गए एंट्रेंस में। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, लेक्चर नंबर 2 के एंड में मैंने आपको जो पीडीएफ दिया था, राइट, ग्लास मैंने बताया था, इन्फॉर्मेशन बहुत सारा दिया था आपको, पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉलीमॉर्फस, आइसोमॉर्फस, इन सब के एनिलीन क्या होता है वो सब बताया था। उसके ऊपर मैंने आपको एक पीडीएफ दिया था। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। पहले एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट द लेक्चर। चलिए ओपन करिए। क्वेश्चन नंबर 1 सेज द कन्वर्जन ऑफ एन अमॉर्फस सॉलिड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस से क्रिस्टलाइन को क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टू डिफरेंट सॉलिड्स हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दो डिफरेंट सॉलिड्स है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है मतलब आइसो, स्ट्रक्चर सेम है मतलब मॉर्फस। तो आइसोमॉर्फस, ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन सी। A metal or a solid consisting of many crystalline parts randomly arranged randomly, कैसे भी अरेंज किया है तो many crystalline part मतलब polycrystalline। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन बी। द ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट इन रेड ग्लास, ये मैंने आपको लिखवाया था, गोल्ड होता है उसमें। ऑप्शन बी आएगा। द ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट इन येलो ग्लास इज यूरेनियम, दैट इज ऑप्शन बी। विच अमंग द फॉलोइंग आर आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस के लिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। अगर एग्जाम में समझो आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप रेशियो निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी अपना आंसर आ जाता है। तो NaF MgCl2 का रेशियो अलग है, 1:1। ये 1:2 नहीं मैच हो रहा है। NaF एंड MgO का 1:1, 1:1, ये एक ऑप्शन है हमारा, बट फिर भी दूसरे आंसर चेक करते हैं। CaCO3 में 1:1:3, Na2CO3 में 2:1:3, ये भी नहीं हो सकता। K2SO4 में 2:1:4, NH3PO4 में 3:1:4, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है, NaF and MgO. Annealing is a process to convert dash to dash amorphous to crystalline. तो ऑप्शन कौन सा आना चाहिए? ऑप्शन सी। क्वार्ट्ज ग्लास कंसिस्ट ऑफ ओनली डैश SiO2। मैंने बताया था लेक्चर में कि क्वार्ट्ज ग्लास एक ऐसा ग्लास है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? SiO2 होते हैं। मैच द फॉलोइंग। पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन में एल्यूमिनियम और स्टील था। आइसोमॉर्फस में NaNO3 एंड CaCO3 था। पॉलीमॉर्फस में क्या लिखोगे? जिंक ब्लेंड एंड वुडजाइट। येलो ग्लास में होता है यूरेनियम ऑक्साइड। सो आई होप आप लोगों ने वर्कशीट सॉल्व किया होगा। स्टूडेंट, ये जो कोर्स आपके लिए डिजाइन किया जा रहा है उसमें आपका एक ही मेन मोटो यही है कि साथ में एमसीक्यू भी हो जाए, ठीक है, ताकि ऑनलाइन लेक्चर्स में भी आपको ऑफलाइन का एक फीलिंग हो। जनरली आपने देखा होगा कि ऑफलाइन लेक्चर्स में जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो टीचर सामने रहते हैं, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे कैसे है, मैं आपको पीडीएफ में दे रहा हूँ और मैं डाउट सॉल्व करते ना हुए बेटा पूरा पेपर ही डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट आपको कोई डाउट अगर है तो भी क्लियर हो जाएगा, और नहीं भी है तो एक बार सॉर्ट ऑफ रिवीजन भी हो सकता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ पॉली और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है ना। अमॉर्फस सॉलिड्स में तो बेटा हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं, खाली ग्लास के बारे में इंफॉर्मेशन जो मैंने दिया था वो सबको याद रखना है। बट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है प्लीज एक बार ध्यान से देखिए। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कौन से हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके हिसाब से बेटा इनको क्लासिफाई किया गया है। और ये टोटल 4 टाइप का क्लासिफिकेशन है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर आता है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, मेटालिक सॉलिड थर्ड वाला, और लास्ट में आता है आयोनिक सॉलिड। तो ये बोर्ड पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर सॉलिड सिखाऊंगा। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सबसे पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। इसको टेबल के फॉर्म में याद रखिएगा, आपको याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, बट मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरा आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और तीसरा आता है
हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। टोटल 3 टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये तीनों के तीनों कौन से सॉलिड्स हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ना यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी और यहाँ पे हम लोग एक एक को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबके ऊपर पैराग्राफ लिखने से अच्छा हम लोग इसको टेबल के फॉर्म में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स ही होंगे। क्या होंगे बच्चों? मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है तो मॉलिक्यूल्स ही होंगे, मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे बच्चों? मॉलिक्यूल्स होंगे, बराबर है। दूसरा पॉइंट क्या आना चाहिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। सो बाइंडिंग फोर्स बोलेंगे उसको। इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स होगा वो कौन सा होगा? और तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे इनके एग्जांपल्स। क्या लिखेंगे? एग्जांपल्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, तो नाम में बेटा पोलर आ गया, मॉलिक्यूल तो है लेकिन वो पोलर होना चाहिए। तो बेस्ट एग्जांपल वुड बी HCl, ठीक है ना, HBr, HI एक्सेट्रा। सर क्यों? क्योंकि अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स की बात करूं, जैसे यहाँ पे देखना सब लोग, HCl की बात करें तो सबको पता है इसके ऊपर डेल नेगेटिव होगा, फोन कॉल्स के हिसाब से यहाँ पे डेल पॉजिटिव होगा। यस सर, करेक्ट। फिर मुझे बताओ, अगर ये बात सच है तो यहाँ पे भी HCl होगा, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl, यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो कहना है से बच्चों यहाँ पे एक डायपोल बना कि नहीं बना? सर व्हाट यू मीन बाय डायपोल? डायपोल मतलब दो पोल्स, एक पॉजिटिव पोल बना और एक नेगेटिव पोल बना, बराबर है, डायपोल बना। अभी ये जो नेगेटिव पोल है वो सेकेंड मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका नेगेटिव पोल सेकेंड थर्ड वाले के पॉजिटिव पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल था इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायपोल। और ये भी क्या था? डायपोल। दो, ये पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस बन रहा है तो पोलर है, और मॉलिक्यूल है, सो पोलर मॉलिक्यूलर। अभी इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कौन सा है बच्चों? ये भी डायपोल है और ये भी डायपोल है, तो इस इंटरेक्शन का नाम क्या है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डायपोल डायपोल इंटरएक्शन। इस इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलेंगे ना। अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स में, तो HCl में बेटा डायपोल है, HBr में भी है और HI में भी है, तो सब में डायपोल है, तो इस वजह से इसको डायपोल डायपोल। और ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, इसके लिए इनको क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ना अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट, इनके फिजिकल स्टेट की, ठीक है ना, इनके फिजिकल स्टेट्स की। ना अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी सॉफ्ट, बिकॉज़ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो होता है वो वीक होता है कि स्ट्रांग होता है? वीक होता है। ना फिजिकल स्टेट के बाद में अगर बात करें कंडक्टिविटी की, किसकी? कंडक्टिविटी। तो कैन वी से दैट यहाँ पे प्लस माइनस है, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है, बट क्या वो सेपरेटेड फॉर्म में है? नहीं है। तो सेपरेटेड फॉर्म मतलब पूरा प्लस और पूरा माइनस है क्या? नहीं है, क्योंकि बॉन्ड टूटा नहीं है। तो याद रखना बेटा, वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली दे आर नथिंग बट डैश इंसुलेटर। ये सब प्रॉपर्टीज है, याद रखना। तो अगर बोर्ड वाले स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो इसी को स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिखना है। कैसे? इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, या फिर इसी फॉर्म में लिखोगे तब भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। सेकंड पॉइंट क्या है? द बाइंडिंग फोर्स इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये वर्ड्स के लिए मार्क्स है बेटा, ये साइंस है। साइंस में पूरा पैराग्राफ बड़ा बड़ा लिख के कोई फायदा नहीं है। आप वर्ड्स लिखो, प्रॉपर वर्ड्स स्टेटमेंट के फॉर्म में, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ इंसुलेटर है इन सॉलिड स्टेट। अगर मैं बात करूं 6 पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ना डेफिनेटली बच्चों ये जो इंटरेक्शन है वो वीक ही है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? लो होगा। और सबको पता होगा HCl इज अ गैस, कूल करोगे तब जाके वो लिक्विड में और फिर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इट्स अ सॉफ्ट सॉलिड। ये हो गया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इफ आई टॉक अबाउट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कौन सा होगा? सो बेटर वुड बी व्हाट?
लेट अस स्टडी द एग्जांपल्स फर्स्ट। नॉन पोलर में सबसे बेस्ट एग्जांपल है CH4 है, CCl4 है, H2 है, I2 है, ये सब क्या है, नॉन पोलर है, राइट। I2 है, उसके बाद में वी कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ ऑल नोबल गैसेस ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोबल गैसेस एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, कि जो नोबल गैसेस होता है उनमें कौन सा इंटरेक्शन होता है, डिस्पर्शन फोर्सेस या फिर लंडन फोर्सेस, राइट। कैसा जरा समझाओ जरा। ये देखो, ये हीलियम का एटम है, बहुत ही कम टाइम के लिए यहाँ पे एक इंस्टेंटेनियस डायपोल बनता है, डेल नेगेटिव, और ये जो है वो पार्ट हो जाता है डेल पॉजिटिव। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस डायपोल है, बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है, ठीक है ना, वो भी कूलिंग करने पे, हाँ कूलिंग करने पे। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट हीलियम एटम की, तो यहाँ पे भी बेटा बहुत ही कम इंस्टेंटेनियस के लिए बना है। तो यहाँ पे इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक नहीं बच्चों, बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाई नोबल गैसेस, है ना। और ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, इनके बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यहाँ पे, इसको लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बाइंडिंग फोर्स होगा वो कौन सा होगा, लंडन फोर्सेस या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस, वेरी वेरी वीक। अगर ये बहुत ही ज्यादा वीक है तो इनका भी फिजिकल स्टेट क्या होगा, सॉफ्ट ही होगा, ठीक है ना। ये तो उससे भी ज्यादा क्या होंगे बेटा, सॉफ्ट होंगे ना, इंसुलेटर ही होंगे वापस से, दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पोल्स ही नहीं है, ये तो लिक्विड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे ना। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो फिर भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू लंडन फोर्सेस, सो यहाँ पे तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा वो वेरी लो हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर सॉलिड भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोलर नॉन पोलर ऐसे भी पूछ सकते हैं। ना स्टूडेंट्स, एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स ही आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मैं ये टॉपिक खत्म होने के बाद ऐसे बहुत सारे एग्जांपल पूछूंगा, आपको बताऊंगा भी, डिस्कस भी करेंगे, बट अभी हम लोग ने एक एक करके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में बात किया। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में फर्स्ट वाला पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, देन एंड थर्ड एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो इसका बेस्ट एग्जांपल इज आइस, दैट इज H2O। नाउ अगर मैं बात करूं नेक्स्ट बोर्ड पे मैं सिखाऊंगा इसका डिटेल में स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आपको एंट्रेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जो आइस होता है, ठीक है ना, कोई भी सब्सटेंस को हीट करना है, फिजिक्स अप्लाई करो, कोई भी सब्सटेंस को हीट करने से वो एक्सपांड होता है, बराबर है, बट आइस को जब हीट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, एनामलेस बिहेवियर अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। वो क्यों होता है, वाटर मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं कुछ ना लिख के नेक्स्ट बोर्ड पूरा उसी का समझाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा बाइंडिंग फोर्सेस कौन से बॉन्ड्स होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो बाइंडिंग फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो जाएंगे। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है ना। अगर हम लोग बात करें तो ये कंपैरेटिवली क्या होंगे, हार्ड होंगे, ठीक है ना, क्या होंगे, थोड़े हार्ड होंगे। वापस से दे आर गोइंग टू बी इंसुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं वो लोग, थोड़ा याद रखने वाला ही टॉपिक है। और अगर हम लोग बात करें इनके मेल्टिंग पॉइंट की, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट की क्या होगा बच्चों, लो ही होगा, बट इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसका होगा, उसका ही होगा, ठीक है ना। ऑर्डर अगर पूछा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर इसका थोड़ा कम, और इसका तो सबसे कम। तो स्टूडेंट्स 2 मिनट में एक बार रिवाइज करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स टोटल कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप का है। बेस्ड ऑन, किस हिसाब से क्लासिफाई किया ये बहुत जरूरी है, बेस्ड ऑन constituent particles and the dash force of attraction between them, and the force of attraction between them, they are classified into how many types, 4 types. Out of the 4 types, the first type is molecular solids. इसमें जो constituent particles होंगे सब जगह पे molecules होंगे, but depending upon the binding force they are further classified into 3 types: polar, non-polar and hydrogen bonded. polar में dipole dipole interaction, non-polar में London forces एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। मैंने सबके प्रॉपर्टीज भी बता दिए हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट बोर्ड पे इस हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल में दूंगा, एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा वाटर मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं।
ओके स्टूडेंट, सो अभी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में डिटेल में मैंने आपको बोला था, एक बोर्ड के ऊपर पढ़ेंगे, वो देख लेते हैं एक बार। अगर मैं एग्जांपल के बात करूं तो बेस्ट एग्जांपल वुड बी आइस। ठीक है, आइस क्या होगा बच्चों? H2O इन विच फॉर्म? सॉलिड फॉर्म। करेक्ट, एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं H2O का स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, और ये वाला जो है मॉलिक्यूल वो एंगुलर शेप में है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्सीजन एटम जो होता है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसका जो शेप है वो एंगुलर है या फिर बेंट शेप बोल सकते हैं। बराबर है, एंगुलर या फिर बेंट शेप बोल सकते हैं। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है ना। इट इज अगेन पोलर और नॉन पोलर। पोलर बोल सकते हैं, बट सिंस फोन में आ रहा है हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन के साथ, तो इसके लिए इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड ना। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना, आइस का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, आइस का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो बच्चों इसका जो आइस का स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अगर मेरे पास में ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, इसको थोड़ा इस तरीके से दिखा रहा हूं मैं। ये मेरे पास में समझो अगर वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे H है, यहाँ पे O है, यहाँ पे H है, करेक्ट। उसी तरीके से अगर मैं बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखना। तो सबसे पहले ये जब एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, और वो डिस्टेंस मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस डिस्टेंस के हिसाब से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, वरना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब ये देखो, अभी इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन इज डेल नेगेटिव एंड दिस हाइड्रोजन विल बी डेल पॉजिटिव। सो यहाँ पे 2 डेल नेगेटिव, क्योंकि एक हाइड्रोजन इधर भी है। अभी इनके बीच में ये वाला जो बॉन्ड होगा, डैश वाला बॉन्ड, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, इस तरीके से बॉन्डिंग बनेगी। अभी आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा क्या छूट गया बेटा? एम्प्टी स्पेस छूट गया। क्यों एम्प्टी स्पेस छूट गया? बिकॉज ये जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तब इन सब मॉलिक्यूल्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होना पड़ेगा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या छूट रहा है बेटा? एम्प्टी स्पेस छूट रहा है। ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हर ऑक्सीजन जो है बेटा वो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो टेट्राहेड्रल शेप में दिख रहा होगा। कैसे? 1 2 3 4। ईच ऑक्सीजन इज हाउ मेनी बॉन्डेड? 4। सो वो टोटल 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। अगर आप कोई भी ऑक्सीजन देख लेते हो, ये वाला ऑक्सीजन देख लो, तो टोटल कितना हाइड्रोजन से जुड़ा है? 1 2 3 4। 2 हाइड्रोजन से कौन सा बॉन्डिंग? कोवैलेंट बॉन्डिंग से जुड़ा है, और 2 हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो कैन वी से दैट ईच ऑक्सीजन in ice, each oxygen in ice is connected to how many hydrogens? 4 hydrogens. 2 hydrogens by covalent bond and 2 hydrogens by intermolecular hydrogen bondings. परफेक्ट है, एकदम सही है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा नहीं बच्चों, बहुत ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है? वॉइड स्पेस देखने को मिल रहा है। वॉइड स्पेस, वॉइड का बेसिक मीनिंग होता है एम्प्टी स्पेस, और बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस देखने की वजह से बेटा क्या होगा? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइस, बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस होने की वजह से, सुनो, जब आइस बनेगा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइस, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्या बच्चों? आइस। आइस बनने के दौरान वॉल्यूम जो है
वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ेगा, मास तो बेटा उतना ही रहेगा। मास तो क्या है बेटा, कांस्टेंट है, बट वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बच्चों अगर हम लोग कोई भी चीज को कूल करें तो जनरली फिजिक्स क्या बोलता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जबकि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइस इट विल एक्सपांड। इसके लिए आपने देखा होगा घर में जब भी मम्मी बेटा आइस ट्रे में पानी भर के फ्रीजर में रखते हैं, यार आपने भी देखा होगा बहुत बार, तो हम लोग कभी भी उसको पूरा पानी से नहीं भरते, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा खाली रखते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि वो जब फ्रीज हो जाएगा तो वो एक्सपांड होता है। जनरली दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ फिजिक्स। क्यों? फिजिक्स में क्या बोला था, कोई भी चीज को ठंडा करते तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट यहाँ पे ठंडा करने से एक्सपांड हो रहा है। इसी को एनामलेस बिहेवियर भी बोलते हैं। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं, इस स्ट्रक्चर को, तो इसमें बहुत ज्यादा क्या है बेटा, ये देखो एम्प्टी स्पेस है, ये भी एम्प्टी स्पेस है, बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है। और इतना ज्यादा एम्प्टी स्पेस होने की वजह से बेटा इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ने से मास तो सेम ही है, और इस वजह से क्या होगी बच्चों, डेंसिटी ऑफ आइस विल डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीजेस, बराबर है। एंड डेंसिटी ऑफ आइस डिक्रीज होगा, एंड इट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ किसका बेटा, आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। Density of ice is less than density of water. Therefore, पहला पॉइंट, ice floats on water. वाटर के ऊपर आइस क्यों फ्लोट होता है, उसका कारण ये है क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है वाटर के मुकाबले। अगर यहाँ पे देखोगे तो बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है, तो यहाँ पे बेटा आप इसको क्या देखोगे, ये एक केज जैसा ही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। तो आइस हैज डैश स्ट्रक्चर, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। इतना सबको समझा? वेरी नाइस। नाउ अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बोलता हूं, ध्यान से सुनो। अगर मैं आइस को हीट करूं तो ये धीरे धीरे क्या होगा, मेल्ट होगा। तो सुनो बच्चों, ये देखो, ये बॉन्ड्स टूटेंगे, ये वाले बॉन्ड्स कभी नहीं टूटते, मैंने पहले भी बोला था, ठीक है ना। ये बॉन्ड्स टूटेंगे, ये जो डैश डैश वाले बॉन्ड टूटेंगे। तो जब आप इसको हीट करोगे तो ये बॉन्ड टूटेंगे, और जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा, सब एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉइड स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। तो जब मैं इसको हीट कर रहा हूं, ऑन हीटिंग आइस, बराबर है। तो जब मैं इसको हीट कर रहा हूं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या आएंगे, नजदीक आएंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। देखो ये एक दूसरे के नजदीक आ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो void spaces decreases, void space decreases, ठीक है ना, and volume also decreases कि increases, volume also decreases। एकदम सिंपल बेटा। तो यार है ना, इसकी डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। नाउ इट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व दैट 4 डिग्री सेल्सियस तक इसकी डेंसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ते जाती है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा बिहेवियर देखने को मिल रहा है, एनामलस बिहेवियर। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक ये जितने भी बॉन्ड्स है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब टूट जाते हैं बेटा, जिसकी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में था। इस वजह से वो क्या दिखाता है, एनामलस बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि कूल करने पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, सो कूल करने पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि एक्सपांड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग। तो जनरली बेटा आपका फिजिक्स का लॉ क्या बोलते हैं, कोई भी चीज को हीट करेंगे तो वो एक्सपांड होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं बता देता हूँ। वाटर एक्सपांड्स ऑन फ्रीजिंग, yes. Density decreases, it floats on surface of water, yes. On heating the hydrogen bonding breaks, the void spaces decreases and the volume of also water also decreases. Is it clear? Yes. तो ये सब क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। और क्या क्वेश्चंस है वो भी देख लेते हैं। अगर मैं आइस की बात करूं, इन आइस, ठीक है, ऑक्सीजन इज हैविंग व्हाट शेप, टेट्राहेड्रल शेप। ऑक्सीजन इज हैविंग विच शेप, टेट्राहेड्रल शेप। क्यों? क्योंकि वो टोटल कितना हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 4 ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो 90% बच्चे रॉन्ग करते हैं, ध्यान से सुनो। इन आइस ईच वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स डैश हाइड्रोजन बॉन्ड्स। Each water molecule forms dash hydrogen bonds। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो आपको पूछा है। हर एक वाटर मॉलिक्यूल जो है कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 2। जनरली हर स्टूडेंट 90% स्टूडेंट, मैं तो बोलूंगा 95% स्टूडेंट, सब बच्चे 2 ही टिक करते हैं, जबकि आंसर है 4। सर कैसे 4 कैसे?
अगर मैं इस वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं, इस वाटर मॉलिक्यूल की बात करते चलो, ये वाटर मॉलिक्यूल को देखो ध्यान से, इस वाटर मॉलिक्यूल टोटल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए, देखो अच्छे से, टेक योर टाइम। इस वाटर मॉलिक्यूल ने टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने बनाए, 4 बनाए ना। कैसे, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 2 तो ऑक्सीजन के थ्रू और 2 हाइड्रोजन के थ्रू बनाए ना इसने 4। सो टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड नॉट 2। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। तो आइस के बारे में मैंने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दिया है, आपने देखा होगा। H2O इसका बेंड शेप स्ट्रक्चर है, एंगुलर शेप भी बोल सकते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ईच ऑक्सीजन इन आइस हैज हाउ इट इज कनेक्टेड टू हाउ मेनी हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, जिसमें से 2 तो किसके थ्रू है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, और 2 क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू है। आपने देखा आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, क्यों, क्योंकि जब आइस बनता है तो वो वाइट स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और वाइट स्पेसेस की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है, बट मास तो उतना ही रहेगा। इट विल एक्सपांड होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एंड देयरफॉर आइस विल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। दूसरी बात, अगर आइस को आप हीट करते हो तो उसके जो व्हाइट स्पेसेस है वो कम हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स ब्रेक हो जाती है, ठीक है, और व्हाइट स्पेसेस कम होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है बच्चों, बढ़ती जाती है 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो उसी को हम लोग कौन सा बिहेवियर बोलते हैं, एनामलस बिहेवियर। आगे आइस की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो टेट्राहेड्रल शेप है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू 4 हाइड्रोजन्स। इन आइस ईच वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 4। ठीक है ना, बच्चे लोग को लगता है सिर्फ ये 2, नहीं, ये भी तो है ना। तो यहाँ पे टोटल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, 4 है। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि एक सबसे पहली बात तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। सबसे पहला जो था वो मॉलिक्यूलर सॉलिड। द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हर जगह पे मॉलिक्यूल्स ही होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल है, बट वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो डिपेंड करेगा अलग अलग। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। बराबर है, तीनों का मैंने एग्जांपल्स दे दिया था। पोलर की बात करें तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, नॉन पोलर की बात करें तो लंडन या डिस्पर्शन फोर्सेस होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, वो भी इंटर मॉलिक्यूलर, इंट्रा नहीं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछ ले बेटा, इसमें भी कभी कभी वो लोग कलाकारी कर लेते हैं, ये वाला बॉन्ड कौन सा है, इट इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है ना, अगर 2 ऑप्शंस दे दे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के, तो वहां पे बेटा तारे जमी हो जाएगा ना एग्जाम में। ठीक है, तो इसको ओपन केस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये सब एमसीक्यू क्वेश्चंस ही है बच्चों, ठीक है, ये फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते हो, बट यहाँ पे केमिस्ट्री में विद रीजन मैंने बता दिया कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके बाद अभी जो नेक्स्ट सॉलिड्स है, जो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बाद में आयनिक सॉलिड है, उसके बाद में कोवेलेंट है और मेटालिक सॉलिड है, वो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो द अदर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें आता है सबसे पहले सेकेंड, अगर हम लोग बात करें आयोनिक सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज हम लोग सेम ही डिस्कस करने वाले हैं, आयोनिक सॉलिड्स। उसके बाद आता है कोवेलेंट, which is also known as network solid, and last में we are going to discuss metallic solids। ठीक है ना, अभी अगर हम लोग बात करें एक एक करके, इफ यू टॉक अबाउट आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल कौन सा होगा, ऑब्वियसली NaCl होगा, या फिर CaCl होगा, ZnS भी ले सकते हैं, एक्सेट्रा, जिसमें आयनिक बॉन्ड हो। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कौन होंगे, कैटायन एंड अनायन। सो दे आर पॉजिटिव आयंस which are also known as cations, and they are going to be negative ions which are also known as anions। बराबर है, तो इसमें कैटायंस भी होंगे और अनायन भी होंगे, और सबको पता है कि चार्जेस है तो फिजिक्स में पता वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड, व्हिच इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना, Q1 Q2 अपॉन R² वाला। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड व्हिच इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ फिजिकल स्टेट की बात करें तो सबको पता है नमक है, ये कैसा होता है, हार्ड होते हैं बेटा, ये बॉडी बहुत स्ट्रांग होता है, सो हार्ड है, बट एट द सेम टाइम वो लोग ब्रिटल भी होते हैं, अगर उनको नीचे गिराएंगे तो टूट जाएंगे वो लोग, सो दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। सो हार्ड एंड ब्रिटल हुआ। कंडक्टिविटी की बात करें तो बेटा सॉलिड स्टेट में दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी,
बट अगर इसको पानी में डाल दो या मेल्ट करोगे सो दे बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दे विल बी गुड कंडक्टर इन aqueous and molten state. molten और aqueous state में they will be good conductor of electricity. ठीक है ना. मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई. क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार अगर तवे पे नमक भी डाल के देखा होगा मम्मी को, नमक से तवा साफ भी करते हैं बहुत सारे लोग, तो तवे के ऊपर नमक डालते हैं तभी भी वो मेल्ट नहीं होता है. और स्कूल सेक्शन में भी पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है. आयनिक बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे कटायन होता है और फिर अनायन, ये पूरा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. कटायन जनरली छोटा होता है इन साइज, अनायन जो होता है वो बड़ा होता है साइज वाइज. ठीक है, इस तरीके से ये कटायन है और ये अनायन है एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आयोनिक सॉलिड का एग्जांपल. ना अगर हम लोग इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें जिसको शियर फोर्स बोलते हैं, शियर फोर्स, तो ये क्रिस्टल दो पार्ट्स में टूट जाएगा, इट विल गेट फ्रैक्चर्ड. ठीक है ना. अगर आप इसके ऊपर हथौड़ी से मारे, ठीक है ना, कोई फोर्स भी अप्लाई करें तो क्या होगा, इट विल ब्रेक, बराबर है. बट अगर मैं मेटालिक सॉलिड में शियर फोर्स अप्लाई करूं, हिट करूं, ऐसा पत्थर से या हथौड़ी से मारूं, तो वो क्या हो जाएगा और प्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा. इसको बेटा हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी. ठीक है ना. तो वहां पे शियर फोर्स, यहाँ पे शियर फोर्स अप्लाई करेंगे तो द क्रिस्टल विल ब्रेक. शियर फोर्स अप्लाई करेंगे तो मैं लिख देता हूं, शियर फोर्स क्रिस्टल विल ब्रेक, क्रिस्टल विल ब्रेक. बराबर, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्रिस्टल ब्रेक होगा, वहां पे क्रिस्टल ब्रेक नहीं होने वाला है. ठीक है. अगर हम लोग बात करें कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स की, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कौन होंगे बच्चों, एटम्स होंगे. कौन होंगे, एटम्स. इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बोलूं, कार्बन का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है सबको पता है, डायमंड होता है, इवन ग्राफाइट भी होता है. तो इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है. ठीक है ना. सब कार्बन एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं. यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन आल्सो. यू कैन, सिलिकॉन पता है ना जो क्या है बेटा, आपका यूज होता है सोलर पैनल्स में. इवन यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ क्वार्ट्ज सिलिका, ये तो हम लोग ने पढ़ा भी है किसमें, पी ब्लॉक में. और SiC, इसका तो स्ट्रक्चर भी मैं आगे बताने वाला हूँ इसी चैप्टर में, डायमंड के जैसे ही होता है. एंड मैंने पी ब्लॉक में बताया भी था कि SiC सिलिकॉन कार्बाइड इज वेरी वेरी हार्ड. तो आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में कभी एक साइकिल वाला आता है जो बेटा कोई भी आपके घर पे जो चाकू है या फिर कोई भी कैंची है उसको धार लगाने वाला आता है, तो साइकिल के ऊपर बैठ के वो एक व्हील घुमाते रहता है. ठीक है ना. तो एक व्हील होता है पता है, वो सिलिकॉन कार्बाइड का ही बना होता है, जिससे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट को शार्प भी कर सकते हो. अगर मैं बात करूं फिजिकल स्टेट की, सो दे आर व्हाट, वेरी हार्ड, दे आर वेरी हार्ड. बट अगर मैं बात करूं एक्सेप्ट इसकी ग्राफाइट की, ग्राफाइट क्या होता है बच्चों, जनरली सॉफ्ट होता है, देखा होगा टूट भी जाता है. ठीक है. अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी की, तो दे आर व्हाट, बैड कंडक्टर, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्राफाइट. इंसुलेटर एक्सेप्ट व्हाट, ग्राफाइट. मेल्टिंग पॉइंट की बात करें इनका, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, दे आर वेरी वेरी हार्ड, सो हाई मेल्टिंग पॉइंट. बराबर है. अभी अगर हम लोग बात करें इनके स्ट्रक्चर्स की, तो आपने अगर पी ब्लॉक के लेक्चर्स देख लिए तो डायमंड है, ग्राफाइट है, इन SiO2, इन सबके तो मैंने स्ट्रक्चर्स बताए थे. बट अगर हम लोग पूछ ले फिर भी, तो ग्राफाइट में बताए लेयर्स होते हैं. ठीक है ना. लेयर्स को, एक लेयर को क्या बोलते हैं, ग्राफीन बोलते हैं. तो डायमंड की बात करें तो हर कार्बन बेटा कितने कार्बन से जुड़ा होता है, इस तरीके से 4 कार्बन से जुड़ा होता है. ठीक है, ये मैंने पी ब्लॉक में सिखाया हुआ है. ग्राफाइट की बात करें तो ऐसा हेक्सागोनल शीट्स होते हैं ऐसे, और ऐसे दो रिंग के बीच में ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है. कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड. और ये वाला जो होता है बेटा वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि वीक होता है. ठीक है. तो यहाँ पे मेन एटम्स और एटम्स के बीच की बात हो रही है, तो एटम्स और एटम्स के बीच में तो कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड ही है. इज इट क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कौन सा बॉन्ड गिना जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड गिना जाएगा. इज इट क्लियर. सो ये हो गया कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड. अगर एक बार रिवाइज करें तो सबसे पहले हमने किसके बारे में बात किया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बाद बाइंडिंग फोर्स, एग्जांपल फिजिकल स्टेट, कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट. ये सब पॉइंट्स एक एक करके आप याद रख सकते हो ना.
अगर मैं बात करूं मेटालिक सॉलिड्स के बीच में, तो मेटालिक सॉलिड में तो बेटा ऑल मेटल्स आएगा एग्जांपल में, ऑल मेटल्स, कोई भी मेटल ले सकते हो, कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, गोल्ड है, एक्सेट्रा, बहुत सारे सब है बेटा मेटल्स। ऑल मेटल्स आर व्हाट मेटालिक सॉलिड। इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग कौन सी होगी, मेटालिक बॉन्डिंग। अब ये मेटालिक बॉन्डिंग बेसिकली होता क्या है, तो बच्चों इसको समझते हैं। अगर मैं बात करूं मेटालिक सॉलिड की, तो मैं इसका डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। एक्चुअल में कैसा होता है, मेटल के अंदर एटम्स आर वेरी वेरी क्लोजली प्लेस्ड, ऐसा, दीज आर एटम्स व्हिच आर वेरी वेरी क्लोजली प्लेस्ड, बहुत ही नजदीक होते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली रिमूवेबल है, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इवन इन सॉलिड एंड एक्वा स्टेट। तो मेटल में से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वहां पे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज एटम ही बचेगा। ये पॉजिटिवली चार्ज एटम है, ठीक है, और यहाँ पे आपको भर भर के बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। सो बेसिकली ये जो पॉजिटिवली चार्ज क्या है एटम्स है, इनके इलेक्ट्रॉन्स इतने फ्री है कि इनको अगर थोड़ा भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो धड़ाम से सब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना चालू हो जाएंगे। इसके लिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अगर आप इधर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देते हो तो फिजिक्स में पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव होते रहते हैं, ठीक है ना, रैंडमली क्या होता है, मूव होते रहते हैं। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज जो एटम्स है दे आर एम्बेडेड इन व्हाट, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मैंने दिखाएगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो उसके अंदर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज एटम जो है वो एम्बेडेड है, तो मतलब वहां पे फिक्स किया है इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है जिसको थोड़ा भी पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो इधर मैं स्टेटमेंट में लिखूंगा पॉजिटिवली मेटल आयंस, पॉजिटिव मेटल आयंस in the sea of electrons, ठीक है ना। अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, तो देखो बच्चों, ये पॉजिटिव और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट इधर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ही ज्यादा होगा, इसलिए मेटालिक बॉन्डिंग इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिजिकल स्टेट की, तो फिजिकल स्टेट में क्या लिखेंगे, दे आर एक्सट्रीमली हार्ड, वेरी वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। इवन देखा होगा पटरी जो रेलवे पटरी होती है बेटा किसका होता है, आयरन का ही बना होता है, तो इतना हार्ड है कि इसके ऊपर इतना वजन चल सकता है, फिर भी उसको कुछ होता नहीं है। सो दे आर हार्ड। एंड अगर मैं बात करूं कोई कोई मेटल्स की, जैसे आपने देखा होगा सोडियम सॉफ्ट भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कोई कोई मेटल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, एंड दे आर मेलिएबल, यू अंडरस्टैंड, मेलिएबल एंड दे आर डक्टाइल, डक्टाइल मतलब दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, मेलिएबल मतलब दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। आपने देखा होगा जब आप होटल से खाना मंगाते हो तो एल्यूमिनियम फॉइल में बेटा रैप किया हो रहते हैं, तो मेलिएबल प्रॉपर्टी है। डक्टाइल मतलब वायर्स, ठीक है ना, आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होंगे उसमें क्या है, अंदर कॉपर का वायर है, सो वो बेटा कॉपर की कौन सी प्रॉपर्टी का है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी की, सो दे आर गुड कंडक्टर, ऑब्वियसली मेटल्स ही तो सबसे बेस्ट कंडक्टर होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर इन solid as well as molten state, molten state में भी they are good conductor of electricity, so solid as well as molten state में they are good conductor of electricity। इनका melting point क्या होता है, बहुत ही ज्यादा high होता है, high melting point, बराबर है, but in some cases the melting point is low। जो soft होंगे, for soft metals मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, कम होगा। जैसे सोडियम को थोड़ा भी हीट करोगे तो वो क्या होना चालू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके लिए सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है। अभी जैसे अगर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स अभी आपको नेक्स्ट बोर्ड पे कराने वाला हूँ, अगर मैं आपको उसमें पूछूं कि बताओ इसमें सॉलिड का ड्राई आइस जो है, ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वो कौन से टाइप का सॉलिड है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है या आयनिक सॉलिड है कि कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड है कि मेटालिक सॉलिड है। सपोज अगर आपने बोला मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो फिर मैं उसके में पूछ सकता कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा, पोलर है, नॉन पोलर है कि हाइड्रोजन बॉन्ड पे, तो डेफिनेटली आप सब लोग क्या बोलोगे, नॉन पोलर ही बोलोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बोर्ड पे मैं आपको बहुत सारे
क्वेश्चन अभी पूछने वाला हो कि बताओ ये कौन सा टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड है या फिर कौन से टाइप का सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so you can solve a question. Classify the following solids. Classify the following solids in different categories. In different categories based on nature of intermolecular forces। ठीक है ना, बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। चलो एग्जांपल्स, नंबर 1 CH4। अब ये कौन से टाइप का सॉलिड है वो लिखना है आपको। अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा वो भी लिखना है। HCl, CdF, KMnO4, K2Cr2O7, S8P4, fluorine, तो इसमें से आगे लिखेंगे, पता भी नहीं। G, SO2, ठीक, H, K2SO4, benzene, H6 C6H6, J, zinc sulfide, K, rubidium, then silicon carbide, tin, and urea, O, H2O, P, graphite, Q, argon, bronze। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए और अच्छे से इसको सॉल्व करिए। हो गया, चलो डिस्कस करें आंसर। CH4 की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड डेफिनेटली क्या होगा, नॉन पोलर ही होगा। ठीक है, इसको भी अगर हम लोग बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड ये पोलर हो जाएगा। KMnO4 में K प्लस और MnO4 माइनस है, मतलब कटायन और अनायन है, तो इनको कौन से सॉलिड बोलेंगे, आयोनिक सॉलिड्स। इसको भी आयोनिक सॉलिड। S8 क्या बेटा, एक मॉलिक्यूल है, तो इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसको भी मॉलिक्यूलर सॉलिड, ऑब्वियसली नॉन पोलर है। SO2 जो है वो भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, लेकिन पोलर में गिनना है इसको। क्यों, क्योंकि SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, इस तरीके से। NOCP में सिखाया है मैंने, ठीक है ना। यहाँ पे पोलरिटी आ रही है मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसके लिए डायपोल मोमेंट आने की वजह से ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है, उसके बाद में K2SO4 डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी आयोनिक सॉलिड। C6H6 benzene is molecular solid but non-polar. ZnS is going to be ionic solid, ठीक है ना। रुबिडियम is metallic solid. सिलिकॉन कार्बाइड आज ही सिखाया था मैंने आपको, कौन सा ये वाला सॉलिड बोलो, कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड। Sn मतलब टिन क्या है, मेटालिक सॉलिड।
आगे यूरिया, ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड ही है। आगे H2O क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ग्राफाइट क्या है, कोवेलेंट सॉलिड है, ठीक है। आर्गन बेटा नोबल गैसेस क्या है, मैंने आपको बताया था, दे आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। उसके बाद में ब्रॉन्ज, याद रखना, नोट लिख लेना, ऑल alloys are examples of metallic solids. All alloys are examples of metallic solids. So they are metallic solids. Alloys are examples of metallic solid. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैंने आपका पूरा डिस्कशन करा दिया किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स का, ठीक है ना। एक बहुत ही छोटा टॉपिक था पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक सॉलिड, ठीक है। तो एक ये यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे, समझो 1 2 3 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ मेटालिक सॉलिड। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं वो तो आपको याद ही रखने। एक एग्जांपल जो बहुत ही है इंपॉर्टेंट है वो है ड्राई आइस, ठीक है ना। वो भी है एक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है ना। नॉन पोलर की पोलर, नॉन पोलर, याद रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इस लेक्चर के एंड में भी आपको पीडीएफ दिया गया है, उसको भी आपको सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं, क्या होता है लटाइस पॉइंट। बहुत बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स को ऑफलाइन लेक्चर्स में भी चैप्टर खत्म होने के बाद उनको अगर आप क्लास में पूछ लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लटाइस, दे आर नॉट एबल टू आंसर। लटाइस का मीनिंग भी नहीं बता पाते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें एक एक करके डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं बहुत ही तसल्ली से। ये कैसा आज का लेक्चर थ्योरी पार्ट था, इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट कभी कभी क्वेश्चन इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से आपका पूरा पूरा फाउंडेशन चालू हो जाएगा कि कैसे क्रिस्टल बनते हैं, कैसे यूनिट सेल बोलते हैं, यूनिट सेल के टाइप्स क्या है, इसमें जेड का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें। तो अभी से रियल में सॉलिड स्टेट चालू होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर से, तो आप लोग अच्छे से वीडियो लेक्चर देखिएगा। ये जो मैंने कोर्स बनाया है, कोर्स डिजाइन किया गया है बच्चों, वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है ताकि उनको ऑनलाइन में भी ऑफलाइन का फीलिंग आ जाए, ठीक है। तो ऑनलाइन में आपको एक एक चीज डिटेल में मैं समझा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, और हर लेक्चर के एंड में जो वर्कशीट दिया जा रहा है उससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलता होगा, ठीक है। सो अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद अ डिटेल डिस्कशन ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिस, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, स्पेस क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, यूनिट सेल किसको बोलते हैं, विद पूरा डायग्राम एंड प्रॉपर मॉडल्स के साथ सीखेंगे। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।